नमस्कार दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में है अक्षत सर। और अक्षत सर जो है मैकेनिकल ब्रांच के टॉपर हैं। तो सर, कहाँ से हो आप? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षत सेठिया है और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो सर कैसा रहा आपका कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार थी। मतलब 4 साल जो थे वो कैसे गुजरे और हर एक सेमेस्टर की एक कह सकते हैं अलग कहानी थी। तो ऑल इन ऑल मैं तो कहूँगा कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर्स ऑफ माई लाइफ रहेंगे ये मेरे कॉलेज के 4 साल। अच्छा, आप एक पॉइंट बता सकते हो जो आपका मोस्ट मेमोरेबल है? मतलब ऐसे 2 पॉइंट कह सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली जब मेरी प्लेसमेंट लगी थी तो वो एक बहुत ही मतलब खुशी का मोमेंट था, क्योंकि हम 3 साल का बिल्डअप करते हैं उस पॉइंट तक, एंड जब वो चीज़ मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ को लेकर। और एक ऑब्वियसली मैं मतलब अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स के हमेशा एक्टिव रहा था और कॉलेज इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अच्छा, तो जब थर्ड ईयर के एंड में मैं इंस्टीट्यूट के एक पोजीशन के लिए कंटेस्ट कर रहा था, तो वो जब मेरा विनिंग मोमेंट था एक, तो वो भी एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। कैक डीजी से? हाँ, मैं कैग का डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बना था। और सर, इसके अलावा आपने मतलब गर्लफ्रेंड वाला फील्ड एक्सप्लोर किया? हाँ, वो उसमें भी खाता खुला था। उसमें भी एक्चुअल में कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अगर बेसिकली सेकेंड ईयर के एंड में वही जो मैं कह रहा था, कॉलेज पॉलिटिक्स में मैं थोड़ा इन्वॉल्व हुआ था, इलेक्शंस वगैरह में, एंड अपने ब्रांच में मैं मतलब बातचीत करना चालू किया था। तो उस दौरान ही मतलब मेरे को एक दोस्त मिली थी जिसके साथ हमारी काफ़ी वाइब मैच हुई, एंड फिर उसके बाद हमने 2-3 महीना बातचीत करी। एंड थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में फिर मतलब हम दोनों ने डिसाइड करा कि इसको आगे लेके चलते हैं, एंड हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे। यस। ग्रेट। मतलब आप तो मचाओ के भी मचाओ सर, मतलब हर फील्ड में मचाओ आप तो। सर मतलब आपको मैकेनिकल का सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगा? मैकेनिकल में मतलब बहुत ही फनी लगेगा, बट जो मोस्ट मैथमेटिकल कोर्स था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कौन सा? तो 2 कोर्सेज कह सकते हैं, एक हीट ट्रांसफ़र का और एक ऑपरेशंस रिसर्च का। तो क्योंकि ये कोर्सेज जो ऐसे थे जिनमें बहुत मैथमेटिकली इंटेंसिव था और चीज़ों को जान के समझ के सॉल्व करना था, तो ये 2 कोर्सेज कह सकते हैं मेरे टॉप 2 रहेंगे मैकेनिकल में। अच्छा, और आप ओआर में टीए भी बने थे हमारे, मतलब आप टीचिंग असिस्टेंट हाँ, थे। वो मतलब मेरा कोर्स ऐसा था कि मैं उसमें क्लास टॉपर था अपने टाइम पे, एंड उन प्रोफेसर के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगले साल इसको कंटिन्यू करा जाए, एंड मैं फिर उसके अंदर यूजी अंडर ग्रेजुएट का टीए बना था, एंड इनके बैच के साथ मैं मतलब इनकी हेल्प करता था बेसिकली। एंड सर, मैकेनिकल का आपको सबसे वर्स्ट कोर्स कौन सा लगा? वर्स्ट कोर्स कहेंगे मतलब डिज़ाइन ऑफ मशीन्स कह सकते हैं। मतलब वो कोर्स मेरे हिसाब का नहीं था। मतलब बहुत लोगों को वो कोर्स अच्छा भी लगता है, बट मेरे को कभी पल्ले नहीं पड़ा उस कोर्स में कि चल क्या रहा था। वो कोर्स मैंने कैसे निकाला वो मैं ही जानता हूँ। बट उसके अंदर क्या होता है कि मतलब आपके पास 10 तरह की टेबल होती है, 10 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं कहीं से कोई चीज़ निकाल के कहीं पे लगानी होती है। तो वो बहुत ही टेढ़ी खीर थी। अच्छा, तो सर अभी आपकी सीजीपीए कितनी चल रही है? अभी मेरी सीजीपीए अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी गिर गई थी। मतलब लास्ट सेमेस्टर तक मेरी 9 सीजीपीए थी। अभी इस पॉइंट पे मेरी 8.9 हो गई है, बट कोशिश यही है कि ग्रेजुएट होने तक मेरी वापस 9 सीजीपीए हो जाए। तो सर मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे सीएस, एमएनसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज हैं, उनकी सीजीपीए अपर साइड में रहती है और मैकेनिकल एक अलग ही, मतलब ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा एक गैप है बीच में, कि जो अपनी जो एवरेज सीजीपीए रहती है स्टूडेंट्स की और उनकी जो एवरेज सीजीपीए रहती है, तो वो उनकी कहीं ना कहीं ऊपर रहती है और अपनी नीचे रहती है। तो उसमें आप ये बताइए कि व्हाट इज द रीजन कि मैकेनिकल थोड़ा सा यहाँ पे बैकआउट कर रहा है सीजीपीए में? मतलब इस चीज के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं इन सब चीजों में एक्टिव भी था, तो काफी ज्यादा मैंने प्रोफेसर से बातचीत कर रखी है, स्टूडेंट से बातचीत कर रखी है। तो जो एक रीजन मुझे समझ में आता है, निकल के आता है, वो ये है कि जो माइंडसेट ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जैसे अगर हम एक सीएस डिपार्टमेंट को ले, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को ले, तो सीएस डिपार्टमेंट का मोटिव रहता है हमेशा कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, बट उसके अंदर जब फाइनली मार्क्स देने की और ग्रेड देने की बात आएगी तब हम बच्चों के बारे में सोचेंगे। तो उनको वो एक मतलब अबव एवरेज ग्रेड दे देते हैं लोगों को, ताकि उनकी सीजीपीए अच्छी रहे।
नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मतलब सीएस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं एंड वो खुद से ही इतने ज्यादा नंबर लाते हैं कि उनको वो ग्रेड मिलता है। ऑब्वियसली वो जो शिफ्ट आता है वो सीएस डिपार्टमेंट है, देन मैथमेटिक्स है, देन इलेक्ट्रिकल है, देन मैकेनिकल आता है, तो ये प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा डाउन शिफ्ट तो आता ही है, मतलब लोग जितनी पढ़ाई और हार्ड वर्क करते हैं। बट इन जनरल मैंने ये भी देखा है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स का माइंडसेट भी ऐसा रहता है कि अगर लोगों की ग्रेड खराब आ रही है तो आ रही है, हम क्या करें, लोग नहीं पढ़ते, तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें कम देखी जाती है। अच्छा, आपको मतलब कितना लगता है कि ये प्लेसमेंट को कितना अफेक्ट करता है ये चीज, क्योंकि सीजीपीए थोड़ी तो मतलब ऐसा है कि मतलब थोड़ी नहीं, मतलब जब सीजीपीए हाई रहती है तो प्लेसमेंट तो आपकी अच्छी लगी जाती है, थोड़ी तो नहीं, आई थिंक प्लेसमेंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो सीजीपीए रहता है। मतलब दिस माइट बी अ हार्श ट्रुथ, बट जो स्किल्स वगैरह होती है दैट आर इम्पोर्टेंट, बट वो हमेशा सेकेंडरी चीज हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पहली फिल्टरिंग होती है वो सीजीपीए के बेसिस पे होती है। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं एंड मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट क्योंकि उनकी इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं थी तो उनकी प्लेसमेंट लगने में थोड़ी देर हुई, जितनी अच्छी वो प्लेसमेंट चाहते थे उतनी नहीं लग पाई। एंड नॉट ओनली प्लेसमेंट, मतलब काफी लोग होते हैं जो हायर स्टडीज के लिए भी जाना चाहते हैं, उसके लिए भी जो सीजीपीए होती है वो काफी मैटर करती है, और लो सीजीपीए मतलब डिफिकल्टी देती है अगर आगे आप जाना चाहते हो हायर स्टडीज में। तो सर अब अपन इंटर्न पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद में प्लेसमेंट पे चलेंगे। तो सर इंटर्न में आपने किस तरह से स्टार्ट किया था, मतलब प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट की थी, या फिर आप कोर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो बस कि यार मैं कोर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो चलो कर लेते हैं, वैसे था, किस तरह से था पूरा? नहीं यार, ऐसा तो नहीं था, मतलब सेकेंड ईयर के बाद से इंटर्नशिप की तैयारी शुरू होती है आईआईटी दिल्ली के अंदर। हाँ। और 2-3 महीने मिलते हैं उसको तैयारी करने में, तो उसके अंदर तो मेरा फोकस यही था कि भाई टेक की नौकरी लग जाए कैसे भी करके। तो मैं वही थोड़ी बहुत कोडिंग की तैयारी कर रहा था। मैंने एक्चुअल में 2 साल में उतनी तैयारी नहीं करी थी, तो मैं सोचा था कि भाई 2-3 महीने में कुछ तेजी में करके कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए, बट वो चीज़ हुई नहीं। और ऑब्वियसली मेरी जो प्रोफाइल थी, मतलब मेरी मैकेनिकल में अच्छी खासी सीजीपीए थी, रैंक थी, तो ऑब्वियस था कि मेरी कोर के अंदर ही इंटर्न लगनी थी। तो मैं एक्चुअली 4 कंपनी से रिजेक्ट हुआ था पहले। कौन कौन सी सर? तो मैं डे 1 पे 2 कंपनी से रिजेक्ट हुआ था। पहली थी आईटीसी, दूसरी थी नेस्ले, दोनों एफएमसीजी कंपनीज। फिर डे 2 पे मैं पहले सोनी से रिजेक्ट हुआ था, और फिर फिन मैकेनिक से। फिर मेरी एक्चुअल में जो 5th कंपनी थी इंटरव्यू की वो थी विप्रो, और विप्रो के अंदर फाइनली मेरी इंटर्न लगी थी। अच्छा, तो विप्रो में किस तरह से रहा था सर, मतलब पूरा प्रोसेस? विप्रो में यार प्रोसेस बहुत ही फनी था, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू फकअप भी कर दिया था, एक आधी चीजें उल्टी सीधी भी बोल दी थी। अच्छा। बट उन्होंने मेरे को 10-15 मिनट के अंदर ही हायर कर लिया, और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि मतलब मेरी सीजीपीए बहुत अच्छी थी, मैं मैकेनिकल का डिपार्टमेंट रैंक 1 था, तो वो चीज मेरे फेवर में बहुत काम करी थी। अच्छा। एंड उन्होंने सीधा सीधा मेरे को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो उसके बाद में सर जैसे सिलेक्शन के बाद में फिर आप वहां पे कब बुलाया आपको विप्रो ने? यार इंटर्न में सिलेक्शन होता है अगस्त के अंदर, तो मान ले कि अगस्त 2023 में मेरी लगी थी इंटर्न, और जब जाना होता है इंटर्न करने के लिए तो वो अगले साल होता है, तो वो था बेसिकली मई 2024। तो आधा मई, पूरा जून और आधा जुलाई बेसिकली 2024 के अंदर यहाँ पे 2 महीने मैं बैंगलोर में थी मेरी इंटर्न। वहाँ पे मैं काम करने गया था। और कितना दे रही थी सर ये आपको इंटर्न टाइम? ये था यार 1,30,000 पर मंथ, तो 2 महीने का तू 260 लगा ले। तो फिर क्या किया सर आपने? यार मैंने तो बहुत ही फिल्मी स्टाइल में फीस भर दी उससे अपनी। फीस भर दी तो उससे आधे वैसे चले गए। ओके। फिर वहाँ थोड़ी बहुत पार्टियों में उड़ा दिया, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खर्चा कर लिया, तो वही था। वर्क कल्चर कैसा लगा सर आपको, मतलब विप्रो का? विप्रो मतलब एज नंबर 1, मतलब टॉप कंपनी है मैकेनिकल की, उनमें आती ड्रीम टाइप कंपनीज है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत नामी है, पर मेरे को वहाँ पे मतलब जचा नहीं, मैं सच बताऊं तो। वहाँ पे काम अच्छा था, काम जो भी वो दे रहे थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, करने लायक था, मेरे को वो प्रोजेक्ट करने में मजा भी आया। पर मेरा जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि बहुत ही रूरल टाइप इलाके में उनकी फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे जितने भी वर्कर थे वो सब साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते थे, आधे कन्नड़ा बोलते थे, आधे तेलुगु बोलते थे। तो मेरा जो इंटरेक्शन था वो बस मेरे मेंटर के साथ सीमित था, जो कि थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे। तो उस टाइम पे मेरा 2 महीने निकालने का जो टाइम था वो बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरे साथ एक्चुअली 2 इंटर्न्स थे आईआईटी मद्रास से। तो हम 3 लोग एक प्लांट के ऊपर सिचुएटेड थे,
और हम तीनों ने 2 महीने जो वहां बैठे बैठे गालियां दी है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। अच्छा। मतलब काम जो था वो ठीक था, बट उसके बाहर कुछ नहीं था। उसके बाहर वो जो इलाका सर था। आपके साथ में पीयर्स नहीं थे क्या आईटी दिल्ली के, मतलब हाँ, कितने स्टूडेंट्स आईटी दिल्ली के 4 स्टूडेंट्स थे जो कि विप्रो में हायर करे थे। उसमें से 3 गए थे, एक ने पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा। और उसमें से बेसिकली विप्रो की फैक्ट्रीज जो है वो अलग अलग जगह पर है, चेन्नई में है, बैंगलोर में है। तो उन्होंने जो मेरे बाकी के पीयर्स थे उनको अलग जगह रखा था, मेरे को अलग जगह रखा था। और इसका क्या रीजन था आई डोंट नो। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मेरे को भी उनके साथ ही रख दो, मेरे को अलग क्यों भेज रहे हो, बट उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट अलॉटमेंट जैसे होती है वैसे होगी। तो वो चीज मेरे हाथ में नहीं थी। बट हाँ, जो वो 2 लोग IIT मद्रास के थे, उनसे फिर मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, वहां पे मेरे बहुत अच्छे बॉन्ड बने, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, तो पीपीओ का क्या सीन रहा फिर सर उसमें, मतलब आपको मन नहीं था या कैसा, मतलब किस तरह का था पीपीओ का, भी कुछ सीन था क्या? पीपीओ का सीन मतलब फिर वहां पे मुझे जो सीनियर भी मिले थे, वो एक IIT मद्रास के सीनियर थे जो कि 2 साल से वहां पे काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा इसके अगेंस्ट बोला था कि इस कंपनी में पीपीओ लेने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ है ना, वो मतलब एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई अगर जाता है तो उसके लिए करियर पाथ अच्छा है। अच्छा। बट हम जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो वहां पे उनके लिए कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जिसपे वो हमको बैठा के काम कर पाए। तो हमको बहुत ही वियर्ड से और अजीब से प्रोजेक्ट्स के अंदर डाला जाता है। कुछ उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता चीजों के अंदर, कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। जैसे मेरे को, अब मैंने क्या बताया कि मेरे कोर में इंटर्न लगी थी, बट मेरा वहां पे 2 महीने जो काम था वो थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का, थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस का उस टाइप से था। उसके अंदर कोर की नॉलेज बहुत ही कम यूज हुई थी मेरी। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये एकदम एग्जैक्टली सूटेड नहीं है चीज, तो इस कंपनी में जाना इतना। और खैर पैसों की बात तो होती है, उनका पीपीओ भी कुछ था ज्यादा खास नहीं था। कितना था उनका पीपीओ यार 14 लाख इन हैंड एंड 18 लाख सीटीसी था। अच्छा, काफी मतलब कम ही था वैसे तो। हाँ, तो मेरे को लगा कि इससे ज्यादा आई कैन अचीव द प्लेसमेंट, तो मैंने वो पीपीओ नहीं लिया। एंड एक्चुअली में फनीली उन्होंने दिया भी नहीं, क्योंकि नहीं दिया। हाँ, और उसका रीजन ये था क्योंकि मुझे खुद को पीपीओ नहीं चाहिए था, तो मैं खुद उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जितना बस रिक्वायर्ड था उसको जस्ट डिलीवर करता था मैं, जस्ट डेडलाइंस पे काम करता था। तो मेरी परफॉर्मेंस भी कुछ इतनी अच्छी खास नहीं थी कि वो मुझे पीपीओ ऑफर करे। और मेरे एटीट्यूड, आपके अंदर भी मोटिवेशन नहीं आ रहा था, और वो मेरे एटीट्यूड से भी समझ गए होंगे कि ये बंदा मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो ये कह भी सकते कि मैंने पीपीओ नहीं लिया, ये भी कह सकते कि मुझे पीपीओ नहीं मिला। ओके सही है। तो फिर मतलब आप आए और उसके बाद में कैसा रहा सर? उसके बाद में इलेक्शन हुए थे क्या? नहीं, उससे पहले इलेक्शन हुए थे। तो उससे पहले इलेक्शन हुए थे? हाँ, तो 3rd ईयर के एंड में इलेक्शन हुए थे। अच्छा। और भाई मेरा 3rd ईयर का जो 6th सेमेस्टर था, वो मेरे लिए नाइटमेयर था। उसके अंदर मतलब मैंने 27.5 क्रेडिट्स उठा रखे थे, पता नहीं क्यों। और मैं जो हमारा फेस्ट होता है टेक फेस्ट, उसके अंदर कॉडी भी था ट्रस्ट के अंदर। अच्छा। और मैं इलेक्शंस के अंदर भी खड़ा हुआ था। और उस टाइम पे मतलब मैं अपनी रिलेशनशिप में भी था, और मेरे को उस टाइम जिम का भी शौक चढ़ गया था। अच्छा। तो जो मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो फिर एकदम भी बहुत मुश्किल से निकले। फिर मैंने चीजें छोड़नी शुरू कर दी। पहले मैंने जिम छोड़ा, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि एक टाइम पे जब आप मतलब IIT दिल्ली के अंदर पोल 2 के अंदर घुसते हो तो वो एक ऐसी चीज है ना कि उसका ऐसा स्वाद लगता है कि बाकी सब आदमी चीजें भूल जाता है। अच्छा। तो भले ही मैं मतलब DR1 रहा हूँ मैकेनिकल का, पर उस टाइम पे फिर मैं पढ़ाई को रखा साइड में, और मैं लास्ट के 1-1.5 महीना फिर बहुत ज्यादा पोल 2 करी, और फेस्ट के अंदर काम कराया, टेक फेस्ट कराया, अपना ट्रस्ट कराया अच्छे से। फिर 6th सेमेस्टर के इसीलिए आपकी इस सेमेस्टर में थोड़ी सीजीपी नहीं, उस सेमेस्टर में मतलब फिर मैंने हैंडल कर लिया था। इस सेमेस्टर में मेरी तो प्लेसमेंट की वजह से थोड़ी सीजीपीए डाउन हो गई थी। अच्छा, ओके। इसमें 7th हाँ, तो उस सेमेस्टर में मतलब मेरी जस्ट 9 SG थी और जस्ट 9 CG थी। तो मैं तो वो बहुत ही मतलब लकी था मैं कि प्लेसमेंट सेमेस्टर में मेरी 9 CGPA चल रही थी। तो इसका मेरे को प्लेसमेंट में बहुत फायदा मिला था कि मेरी CGPA का फर्स्ट डिजिट 9 था। तो ये बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। अच्छा, तो सर मतलब प्लेसमेंट के लिए आपने किस तरह से अप्रोच किया था? क्या इस बार भी आपका टेक या फिर सॉफ्टवेयर साइड जाने का मन था, उसके लिए कुछ किया, या फिर आप फिर से मतलब कि कोर में इंटर्न किए तो मुझे सिर्फ कोर में ही जाना है, उस तरह का माइंडसेट था? मन तो यार अगेन था, मतलब चीज तो वही पसंद है, करनी तो वही थी। बट अब की बार रियलाइजेशन और ज्यादा था कि भाई अब तो मेरी इंटर्न भी कोर के अंदर लगी हुई है, तो प्लेसमेंट कोर में लगे इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने
वापस मेरे को वही लग रहा था कि यार अब तो मेरी CGPA भी 9 है, मैं स्टिल डिपार्टमेंट रैंक 1 हूँ, तो कोर में अगर मेरी लगनी होगी तो मेरी लग जाएगी, मैं उस चीज में कॉन्फिडेंट था। अच्छा। तो मैं अपने जो एफर्ट्स थे वो मैंने वापस टेक की तरफ रखे, मैंने वापस कोडिंग वगैरह शुरू करी, और अब की बार मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज आए भी थे। और एक चीज ये भी हुई थी क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मैं इलेक्शन में जीता था, तो मेरे पे एक अच्छी खासी POR भी थी, मेरी CGPA भी अच्छी थी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि तू कंसल्टिंग में भी जा सकता है। तो मैंने कंसल्टिंग की CV भी बनाई थी, वहां पे भी अप्लाई करा था, वहां पे भी 3 जगह अप्लाई करे थे, तीनों में शॉर्टलिस्ट आ गई थी। कौन कौन सी कंपनीज थी सर कंसल्टिंग? कंसल्टिंग में मेरी BCG थी, कार्नी थी और स्ट्रैटन थी, इन तीनों में अप्लाई करा था और इन तीनों में शॉर्टलिस्ट आ गई थी। अच्छा। बाकी क्योंकि कंसल्टिंग हो गया था, टेक हो गया था, कोर हो गया था, और हमारे पास जो स्लॉट्स होते हैं अप्लाई करने के वो बहुत ही लिमिटेड थे। तो बहुत ऐसी कंपनियां थी जिनमें मैं अप्लाई भी नहीं कर पाया। पर अब की बार का मतलब प्लेसमेंट का मेरा जो सिनेरियो था काफी अच्छा था, काफी टेक के अंदर भी कंपनीज में मेरी शॉर्टलिस्ट आ गई थी। अच्छा। कोर के अंदर भी आ गई थी, फाइनली कोर में मेरी लगी, मतलब फनीली इनफ मेरी इंटर्न में जिस पहली कंपनी से मैं रिजेक्ट हुआ था ITC, उसी कंपनी में मेरी फाइनल प्लेसमेंट लगी। अच्छा। तो ये लाइफ का फुल सर्कल हो गया एक काइंड ऑफ। हाँ। बट अगर मेरी वो नहीं भी लगती, स्टिल मेरे पास 2-3 अच्छी कंपनीज के शॉर्टलिस्ट थे टेक के अंदर जिसमें मेरी प्लेसमेंट लग जाती। कौन कौन सी थी सर टेक में? मैं डे 1 पे बताऊं तो डे 1 पे भी हमारा ऐसा होता है कि 2 स्लॉट होते हैं, डे 1.1 और 1.2। तो 1.1 में मेरे 4 कंपनी में इंटरव्यू था, ITC और बाकी 3 कंसल्टिंग, BCG, स्ट्रैटन, कार्नी। अच्छा। और 1.2 के अंदर मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस में इंटरव्यू था, और पिरामल में इंटरव्यू था, और एक और मैं कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, शायद मीशो का टेक वाला रोल था, उसके अंदर भी मेरा इंटरव्यू था। तो अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो काफी अच्छे नंबर में हायर भी करती है और वो ज्यादा कुछ देखती भी नहीं, अगर आपकी CGPA अच्छी हो तो मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरी डे 1 पे तो लगी जाएगी। बट सिनेरियो ऐसा हुआ कि फिर हमारा डे 1 होता है 1 दिसंबर को, ITC ने कैंपस विजिट करा था 29 नवंबर को। ओके। हाँ, तो उनका प्रोसेस ऐसा था कि पहले उन्होंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था, उससे 24 बच्चे उन्होंने शॉर्टलिस्ट करे थे, फिर उन 24 बच्चों की GD करवाई थी, GD इज ग्रुप डिस्कशन। उन 24 बच्चों में उन्होंने फिर 8 लोगों का फर्दर शॉर्टलिस्ट करा। अच्छा। और उन 8 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज लिए, मतलब 1-to-1 इंटरव्यूज, 2 सामने इंटरव्यूअर बैठे हैं, आप बैठो, आपको इंटरव्यू देना है। उन 8 में से फिर उन्होंने 2 लोग और छांटे और उनका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू लिया। तो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू 1 तारीख को हुआ था? नहीं, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी 29 को ही हो गया था। 29 को सब कुछ? 29 को एक GD हो गया था और 2 इंटरव्यू हो गए थे, और 29 की रात को ही, मतलब ये एक सॉफ्ट हिट था उनकी तरफ से कि ये जो 2 लोग हैं जिनका हमने सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू करा है, इनको हमारी तरफ से ऑफर है। ओके। बट हमारी प्लेसमेंट सेल जो है उसकी पॉलिसी ऐसी है कि 1 तारीख से पहले हम कुछ रिवील नहीं कर सकते। तो ये मुझे मन ही मन में पता था, मतलब खबर थी मेरे पास कि मेरे पास ऑफर है, तो वो बहुत एक बिग साय रिलीफ थी कि भाई प्लेसमेंट लग गई है। वरना 30 तारीख और 1 तारीख बहुत ही हेक्टिक और मतलब लोगों की फटी पड़ी रहती है उस टाइम पे कि भाई लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा, तो मुझे उस दौर से नहीं गुजरना पड़ा। सर इसमें वो प्रायोरिटी भी डालते हैं ना अपन, तो उसमें आपने फिर ITC को ही फर्स्ट पे रखा था, जैसे 1.1 की स्लॉट हो गई तो उसमें पहला इंटरव्यू शायद ITC का ही था। हाँ देख, 1.1 में मैंने बोला कि मेरे पे 4 इंटरव्यू थे, हाँ, एक ITC और 3 कंसल्टिंग के। कंसल्टिंग का जैसे मैंने बोला कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि तेरी प्रोफाइल अच्छी है तो तेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने अप्लाई करा था। कंसल्टिंग मेरे को कभी भी पसंद नहीं आई, कभी भी रास नहीं आई, तो इसलिए मैंने 1.1 के जो प्रेफरेंसेस थे उनके अंदर तीनों कंसल्टिंग नीचे रखे थे और एक ITC जो था वो ऊपर रखा था। अच्छा। तो मेरे टॉप प्रेफरेंस ITC ही थी, तो जैसे ही मेरे को सबसे पहले ऑफर ITC से आया तो चीजें वहीं पे क्लोज हो गई। तो उस दिन इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू उसी का था? हाँ, मतलब जैसे मैंने बोला 29 तक सारी चीजें फाइनल हो गई थी कि इंटरव्यू होगा। तो सुबह 6 बजे 1 तारीख को हम लोग लेक्चर हॉल गए थे इंटरव्यू देने के लिए, और ITC की तरफ से कोई आया भी नहीं था। अच्छा। उनके 2 HR थी जो कि ऑनलाइन ज्वाइन हुई थी, और उन्होंने 10 मिनट का बस एक, मतलब क्या कहते हैं ना, इनफॉर्मल टाइप की एक इंटरव्यू ले ली थी कि भाई फॉर्मेलिटी कर देते हैं इनके लिए, इंटरव्यू लेना है। तो उन्होंने बस नाम पता पूछा, बैकग्राउंड पूछा फैमिली का, और बोला कि अच्छा ओके गुड इनफ। और सुबह 6 बजे इंटरव्यू था, सुबह 6:30 बजे मेरे पास ऑफर था।
अच्छा, तो आईटीसी 2 ही बच्चों को लेकर के? आईटीसी प्लेसमेंट में 2 बच्चों को लेके गई और उन्होंने इंटर्न से 4 में से 3 लोगों को पीपीओ दिया था, तो टोटल 5 बच्चे हैं आईटीसी के अंदर प्लेस्ड। अच्छा, और पीपीओ कितने का दिया होगा सर इसने आईटीसी? पीपीओ और प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होता है इनका। अच्छा, और इनका कितना दिया होगा? इन हैंड होता है 24 हम्म, और सीटीसी होता है 31। ओके। यस। तो उसके बाद में फिर आप आउट? हाँ हाँ, मतलब मेरा जैसे ही वो लगी जॉब, उसके बाद से मेरे को कॉल आने लग गए कि भाई तेरे यहाँ पे वो शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू दे दे। मैं बोला भाई मेरी लग गई है शॉर्टलिस्ट, मेरा इंटरव्यू हो गए हैं, मेरी जॉब लग गई है, तुम भाड़ में जाओ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। तो अच्छा, मतलब क्योंकि उनका जो पोर्टल होता है ना, वो दोपहर के 12 बजे अपडेट होता है, तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मेरे को कॉल आया जा रहा है कि यहाँ इंटरव्यू है, यहाँ इंटरव्यू है। कंसल्टिंग वाली जो फॉर्म्स थी कि यहाँ इंटरव्यू देने आजा आजा आजा। मैं बोला भाई राम राम, हमारे यहाँ पे लग गई है जॉब, हम यहीं पे जाएंगे। ऐसे था। काफी सही था मतलब। हाँ तो सर मतलब प्लेसमेंट जब आपका लग गया तो उसके बाद से अब आप क्या कर रहे हो मतलब? यार प्लेसमेंट लगा तो सबसे पहले तो आदमी रेस्ट करता है, क्योंकि जो पिछले 2-3 महीने होते हैं उसके अंदर इतनी घिसा लेते हैं कि एकदम थक जाते हैं। तो दिसंबर तो मैंने अच्छे से रेस्ट करा। अच्छा, फिर मैंने दिसंबर का जो लास्ट का 1 हफ्ता होता है उसके अंदर सोचा कि यार अब 1 सेमेस्टर और बचा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2-3 चीजें फिर मेरे दिमाग में आई, जैसे अब मैं 1 साल पहले एक पोजीशन जीता था इलेक्शन के अंदर। हाँ। तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। शायद मैं पिछला सेमेस्टर इतने अच्छे से वो चीजें नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्लेसमेंट में इन्वॉल्व था। तो मैंने सोचा कि अब उन चीजों को अच्छे से इन्वॉल्व होके सारी चीजें करते हैं। और अगेन वापस, अब पिछले बार तो मैं बस एक छोटा सा कोऑर्डिनेटर था फेस्ट के अंदर, अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेस्ट को कराने की, ऑर्गेनाइज कराने की। तो उसके अंदर थोड़ा अच्छे से इन्वॉल्व होना, लोगों से बात करना कि किस टाइप के इवेंट्स, हाँ ट्रस्ट के इवेंट्स, मार्केटिंग, उन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना। और बाकी यार एक चीज़ का मेरे को बड़ा दुख है कि आज तक मैंने कॉलेज में कोई ट्रिप नहीं करी। अच्छा, कॉलेज ट्रिप दोस्तों के साथ में नहीं करी? मेरी बॉयज ट्रिप आज तक नहीं हुई है। अच्छा, तो ये जो भी दोस्त मेरा देख रहा है भाई ट्रिप पे चल लो प्लीज भाई, ये मेरी हाथ जोड़ के देते हैं भाई ट्रिप पे चल लो। तो एक ट्रिप जरूर मारनी है इस सेमेस्टर में, एक क्या 2 हो जाए तो भी अच्छी बात है, पर पहले एक तो यार यही एक आधी चीजें हैं बस। सर मैकेनिकल में टॉप 5 प्लेसमेंट्स के पैकेज बता दो, नाम मत बताना उनके, बस टॉप 5 पैकेजेस। टॉप 5 पैकेजेस कंपनी के नाम भी या फिर सिर्फ सीटीसी? कंपनी के नाम बता दो। माइक्रोसॉफ्ट 51, ओला 40, वेल्स फार्गो 37 एंड उसके बाद आईटीसी के 2 लोग हैं मैकेनिकल में, विच इज 31। अच्छा, तो जो ऊपर वाली जो 4 कंपनीज है ये सॉफ्टवेयर रोल है या इनमें कोई कोर है? नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोल है। जो ओला है दैट इज उसको हम ऐसे बोलेंगे कि कंसल्टिंग टाइप का रोल है, वो फाउंडर्स ऑफिस का रोल है। अच्छा, तो उसके अंदर बेसिकली जो ओला के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, उनके साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहोगे और उनके साथ काम करोगे, तो कोलैबोरेशन वगैरह हैंडल करेंगे। एक्चुअल में मेरा इस फाउंडर्स ऑफिस जॉब के लिए भी टॉप 12 में शॉर्टलिस्ट आया था। अच्छा, तो ये इसके भी बहुत क्लोज था मैं, ये आखिरी राउंड था, इसके बाद 4 लोग सिलेक्ट हुए थे जिनकी जॉब लगी थी। तो ओला फाउंडर्स ऑफिस से भी मैं लास्ट राउंड में ही रिजेक्ट हुआ था। ओके, हाँ, एंड वेल्स फार्गो भी एक मतलब फाइनेंशियल टेक्निकल रोल है। तो मतलब सर आप उसके बाद भी इंटरव्यू दिया था क्या आईटीसी के बाद में भी? नहीं यार, मैं बेसिकली प्लेसमेंट के अंदर 2 से रिजेक्ट होके अपनी प्लेसमेंट लगवाई है। तो ये ऐसा है कि कुछ कंपनीज ऐसे जो प्री प्रोसेस थी उसी में सारा चीज हो जाता था। 2 कंपनीज ऐसी थी, एक ओला फाउंडर्स ऑफिस और एक स्क्वायर पॉइंट कैपिटल, जो कि प्री प्रोसेस जो होता है प्लेसमेंट के डे 1 से पहले, उसके अंदर ही बहुत ज्यादा इंटरव्यूज और जीडीज वगैरह ले रही थी। वो अपने बच्चे छांट रही थी कि हमको किन किन को लेके जानी है। तो स्क्वायर पॉइंट के अंदर तो मतलब खैर मेरे को पता था कि इसके अंदर मेरे चांसेस कम है, उसके अंदर तो मैं फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया था। अच्छा, बट जो ओला फाउंडर्स था उसके अंदर मतलब मेरे चांसेस ठीक ठाक थे, और उसमें मैं 2 राउंड क्लियर भी करे थे, बट उसके अंदर भी बाहर हो गया था। तो मैं 2 कंपनी से रिजेक्ट होके भी डे 1 से पहले मेरी प्लेसमेंट लग गई थी। तो प्लेसमेंट में मेरे पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। हाँ।